नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पता है कि मैं सीटेट का पेपर 1 कराता हूं और सभी को पता है दोस्तों कि मैं आप सभी को ट्रिक से और समझा करके बताऊंगा। और दूसरी बात ये भी पता है आप लोगों को कि मेरे यहाँ रिवीजन का क्लास चल रहा है। पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद फिर से रिवीजन दोबारा अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का। ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं कम समय में आपको ईवीएस पेडागोजी 1 जनवरी का पेपर लेकर के आया हूं और 1 जनवरी तुरंत आने वाला है दोस्तों 2023। तो ये 1 जनवरी 2022 का पेपर है, तो ये भी खुशखबरी की बात है भाई। आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं मज़ेदार तरीका से। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है डिस्प्ले छोटा की वजह से मैं नहीं बता पाता हूं, है ना। जो भी डिस्प्ले छोटा है इसके वजह से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। सिलौत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको पता है कि सिलौत भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा सिर करके सोता है। ये बात गलत बोला। 22 घंटा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो 22 घंटा सोए। मात्र 2 ही घंटा जगेगा क्या? तो ऐसा कोई जानवर नहीं है। सिलौत चिंपैंजी जैसा दिखता है दोस्तों, सिलौत चिंपैंजी जैसा नहीं दिखता है, वो भालू जैसा दिखता है। तो ये गलत लिख दिया यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर कि क्या कह रहा है कि भाई सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कह रहा है कि सिलौत चिंपैंजी या बनमानुष जैसा दिखता है। सबसे पहली बात ये तो कट जाता है। सिलौत क्या है? भालू जैसा दिखता है। वह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष पर की शाखाओं पर उल्टे सिर करके सोता है और जानते हैं वह 40 वर्ष जीता है। पता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। और फटाफट देखिए, कभी भी ईवीएस पेडागोजी करते हैं ना तो 76 नंबर से आपका आता है ईवीएस पेडागोजी। और मेरे यहाँ कर लेंगे ना पेडागोजी, मैं रियली रूप से कहता हूँ। यदि आप नए हैं तो विश्वास करिए, एक बार पेडागोजी मेरा क्लास देख करके जाइए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जब किसी एक पेड़ पर दूध को उलेरते हैं, जब किसी एक कपड़े पर दूध को क्या कर दिए? उलेट दिए। जैसे कि यहाँ पे गिलास रख दिए दोस्तों और उस पर कपड़ा रख दिए, ऊपर से क्या दूध को उलेट रहे हैं ऐसे। तो जब भी कपड़े पर दूध उलेटते हैं तो उस पर छाली क्या होता है? मलाई उस पर ही रह जाती है, माने उसके जो सतह पर है ना मलाई रह जाती है। तो यह पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? आपको बताना है। निस्यंदन कहलाता है दोस्तों, याद रखना है। जब भी मलाई ऊपर रहेगा निस्यंदन करके आइएगा, कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो इतना सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? तो आपका क्या करना है? 110 गुने 10.7 बटा 1000 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में आंसर दे रहा है। बस इसको गुना करिए, सॉल्यूशन करिए, आपका उत्तर आपके हाथों में रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ दोस्तों, आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, गुना उना करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 राज्य का वह समूह जिसके किनारे पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, तो वह कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल के किनारे वाले राज्य का नाम बताना है ना। काफी मजेदार है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में कभी भी केरला आता ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में कभी भी महाराष्ट्र आता ही नहीं है। ये दोनों आपका ऑप्शन गया काम से। हटा इस क्वेश्चन को। देखिए अगला है, ऑप्शन दिया हुआ है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये आपका पश्चिम बंगाल का तटीय राज्य है। केरला जो है और कर्नाटका, ये केरला जो है और कर्नाटका जो है ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी हो जाएगा। जिन्होंने सी किया उन भाइयों का सही जाते हुए काफ़ी बेटर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, आते हैं पूरे अच्छे से रिवीजन करना है। क्वेश्चन कहता है, एक और चीज मैं खुशखबरी की बात आपको बता देता हूं। मेरे चैनल से जुड़ने वाले सभी के लिए खुशखबरी क्या है कि मेरा जो स्कूल है दोस्तों, वह बंद हो गया है 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो इसमें मैं आपको फुल टाइम दूंगा और जितना भी क्लास है दोस्तों, सभी क्लास का
लॉन्ग लॉन्ग वीडियो मिलेगा रिवीजन के लिए, ताकि आपको आपके एग्जाम के पहले पूरा रिवीजन मैं करा दूं। तो 26 से 31 तक ठंड के कारण स्कूल बंद हो गए हैं। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, तो इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश में सर्वाधिक जंगल होगा। मेरे दोस्तों, आपका जिधर घर है ना, मैं समझाता हूं, ये ट्रिक आपको जीवन भर याद रखिए। आपका जिधर घर है उधर से उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे ज्यादा जंगल मानिएगा, कभी नहीं भूलिएगा ये ट्रिक। आपका जो घर है, फिर से सुनिए, आपके घर के उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे ज्यादा जंगल मानिएगा, है ना, सबसे बेटर जाएगा। तो आपका उत्तर पश्चिम में सबसे ज्यादा जंगल मिलता है भारत के। बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे, बता दीजिए। चलिए, 8850 मीटर उसका ऊंचाई है और लगभग में देता है 8900 मीटर। ठीक है, 8850 है ना, ये जो दिया है 8845 मीटर था, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है ऊपर नीचे होते रहता है, जिसकी वजह से 8850 मीटर मारिएगा, और नहीं तो आपके एग्जाम में 8900 मीटर देगा लगभग में। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, टूटता तारा होता है कोई। मैंने आपको ईवीएस का मैराथन कराया, उसमें हर टॉपिक को कराया मैंने। तो टूटता तारा को उल्का कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, शायद ये आपका कूट है, खेजड़ी से संबंधित एक कूट आया, और इसको कूट को देखिए इस प्रकार से और जवाब देने की कोशिश करिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताना है। यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, अच्छी बात है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छी बात है, क्योंकि रेगिस्तान में जल होता नहीं है। यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करके रखता है, जल संचित नहीं करता है खेजड़ी। ओक का काम है जल को संचित करना, एक गलत बोला। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में होता है, और लकड़ी पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, अच्छी बात बोला। तो आपका ए, बी और डी पर जा रहा है, यहाँ पे ए, बी और डी कहीं पे है। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ उत्तर आपका आ गया ए पर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, मजा आएगा मेरे यहाँ क्लास अगर करते हैं तो। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। बस डायरेक्ट आंसर आपका आ गया राजस्थान पर। होगा ना दोस्तों? जिन्होंने किया राजस्थान, उन सभी भाइयों का सही जाते हुए यहाँ पे। किसी सभा में अपना परिचय देते समय सुनिएगा, किसी छात्र के कथन पर विचार करिए। मैं जिस जगह से आया हूं वहां अधिक लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। डायरेक्ट चला गया उत्तर आपका जम्मू कश्मीर। मैंने आपको मैराथन क्लास में बताया, आपको लाइव में क्या होगा, जम्मू कश्मीर। और कहता नारियल के तेल तो गोवा करके आते। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों को सही कथन को चुनना है। बताए, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल ही गलत कर दिया, यहाँ पे 1 कुंटल ठीक था। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांशतः हाथी बहुत ज्यादा आराम पसंद करते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा आराम हाथी नहीं करता है, ये गलत बात बोल रहा है भड़माने के लिए आप लोगों को। ठीक है, लेकिन भटकना नहीं है। आप देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हाथी के बारे में। यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का जो भार होता है सामान्यतः 2 कुंटल होता है। दोस्तों, 200 केजी होता है। ये बात सही बोल रहा है आपको। 9 से 10 घंटे नहीं सोता है भाई, है ना, हाथी उतना देर नहीं सोता है, गलत बोला।
सबसे बेटर सी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समूह को चुनिए जिनका उपयोग पुनः चक्रण से पहचान किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना, पुनः चक्रण माने एगो चीज का प्रयोग कर लिए उसका फिर से प्रयोग कर लेना ही पुनः चक्रण कहलाता है। अब बताइए कौन सा ऐसा इसमें सामग्री होगा। उत्तर आपका जा रहा है यहाँ पे लोहे के कील का प्रयोग, कांच की बोतल का प्रयोग और स्टील के मग और गत्ते का डब्बा, चादर, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल। बताए कौन सा इसमें उत्तर आपका जा रहा है। पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। 74 का उत्तर बताए। देखिए जहां भी आपका प्लास्टिक होगा वो नहीं होगा, पॉलीथीन होगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है, प्लास्टिक है नहीं होगा। बाकी आपका बच गया ऑप्शन लोहे के कील, कांच की बोतल, स्टील की मग और गत्ते का डब्बा। गत्ता बोलते हैं वो उसको कागज का। उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन छोला भटूरा पर आ गया आपका। आप लोग बताइए नारियल डरी हुई करी के साथ टेपियोका। टेपियोका की बात कभी भी आती है वो केरला पर जाता है, ठीक है। नारियल के तेल में जो मछली बनता है वो गोवा में बनता है, पता है ना आपको। चलिए सरसों के तेल में आपको कश्मीर में बनता है, तो छोला भटूरा आपका बन गया उत्तराखंड में। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं ना हुआ। छोला भटूरा सॉरी एक यहाँ उत्तराखंड नहीं होगा, यहाँ दिया हुआ है पंजाब, ये फाजिल दिया हुआ है। छोला भटूरा वाले बात जो है ना उत्तराखंड, ये भरमाने के लिए दिया है, भटकाने के लिए दिया है। छोला भटूरा पंजाब का है ठीक है, तो इसको मिलान कर लेना है जानकारी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन और आया पेडागोजी। अब मैं इसका ऑपरेशन करूंगा ट्रिक और समझा करके, मजा आएगा मेरे यहाँ दोस्तों। ध्यान से करें जो हमसे जुड़े हैं, विश्वास रखिए दोस्तों, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। बस 26 से मेरा 31 तक स्कूल बंद होता है, तो काफ़ी समय आप लोगों के साथ बिताया जाएगा। जो भी है रिवीजन होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों सुनिएगा कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कारक का चुनाव करिए। रचनात्मक आकलन के लिए चुनाव कैसे करेंगे? तो तैरते और डूबने पर प्रश्न उत्तर लिखना। ये बात जो हो ना, प्रश्न उत्तर कभी भी इसको गलत करके आइएगा, सही नहीं जाता है। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करना। दोस्तों रचनात्मक आकलन में क्या करेंगे? डूबता कैसे है, तैरता कैसे, इसका क्या करना? अवलोकन करना। अवलोकन के लिए क्रियाकलाप भी करना, लेकिन यहाँ परिभाषा व्याख्या से होगा। क्या डूबती वस्तु का सूची याद करवा देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, आपका उत्तर सबसे बेटर बी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और कौशल का समावेशन करना चाहिए, क्योंकि यह प्रोत्साहित करता है। कला और कौशल क्या चीज के लिए प्रोत्साहित करता है? सृजनात्मकता को, सहपाठी को, कक्षा में अनुशासन को नहीं दोस्तों, ये जहर वाली बात है, गोली मारी उसको, समावेशन को। बहुत अच्छी बात है, आपका उत्तर चला गया डी पर। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? थीम पर कौन सा युक्ति पूछताछ के लिए बेटर होगा? विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों और चित्रों को एकत्र करने के लिए करना। यहाँ घर के चित्र को एकत्र करना ये गलत चला गया। विभिन्न प्रकार के आश्रय को चित्र साझा करना ये गलत गया। दोस्तों विभिन्न मकान का निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों के अपने अनुभव सुनने के लिए करना। दोस्तों विद्यार्थी को अधिक से अधिक अवसर देना है, और यहाँ बोला कि विद्यार्थी के अपने अनुभव को सुनने के लिए करना। इससे बेटर क्या होगा भैया? होगा क्या? तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी पड़ गया। कभी भी मैं आपको बोलता हूँ घबराए नहीं। अगर मेरे यहाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करें, कोई चीटिंग नहीं है मेरे यहाँ, और ना ही कोई थंबनेल में, है ना, थंबनेल में कोई इसमें लिखा जाता है कि भाई 30 में 30 यहीं से आ रहा है। ऐसे वाले भाई कहीं भी नहीं। अगर दिखाई दे रहा है ना तो ऐसा होता तो 30 पढ़ लेता, बात खत्म, बस। तो ऐसा कहीं नहीं होता है।
कभी भी ट्रिक पता होना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें ये पता होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। एकीकरण क्या है दोस्तों? विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, संप्रत्यय, मुद्दा। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन जो है, देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा के प्रति संप्रत्यय एवं मुद्दा, सभी ऑप्शन इसमें ABC जो ऑप्शन दिया हुआ है D में समाहित है। तो इसको हम करके आएंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार लाइक बनता है, एक बार लाइक कर दे, है ना। लाइक में काफ़ी कमी होता है और कितने लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं। तो कुछ जाता नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? बताइए, पर्यावरण का उद्देश्य क्या है? 1 to 5 के लिए ये बताना है। तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, अच्छी बात है भैया। स्थानीय सामग्रियों से सरल प्रारूप विकसित करना, ये गलत गया, सरल प्रारूप। C ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक आपका गलत जाता है ना। विद्यार्थियों को आस पड़ोस के उपलब्ध, देखिए ये सही जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय लिख करके इसको नीचे की ओर ले गया, है ना। व्यवसाय गलत होता है। आपका उत्तर A पर चला गया। बहुत अच्छा है, काफी लोगों का उत्तर A जा रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्प का नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श के लिए कहा। अपने भोजन के बारे में, जल के बारे में बोला कि अपने परिवार से पूछना, है ना। तो इस क्रियाकलाप कराने का बताइए क्या अभिकल्पना की गई है? इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बता दीजिए, क्यों हो रहा है ऐसा? तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना। बोले तो देखिए दोस्तों, अगर हम माता पिता से पूछवाएंगे बच्चों से कि बताओ, ऐसे पूछ करके आना, तो अपना अनुभव न बताएंगा भाई। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना सबसे बेटर जाता है दोस्तों। अब आते हैं B वाले ऑप्शन पर, भोजन से संबंधित प्रत्यय को सीखने को प्रोत्साहित करना। केवल भोजन पर चला गया। पाठ को अधिक आनंदमय एवं रुचिकर बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है भाई, रुचिकर बनाने के लिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है आनंदमयी। ठीक है, और आपका विद्यार्थी भोजन के विषय में खुले मन से खोजने के लिए अनुमति देना, तो यह आपका केवल भोजन पर जा रहा है। सबसे बेटर है आपका सभी ऑप्शन इसमें आ जाएगा कि अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना, इसमें सब आ जाएगा आपका ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? दृष्टिबाधित के लिए सबसे उपयुक्त बताना है। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाना। देखिए दृष्टिबाधित के लिए क्या जरूरी है? तो इससे दृष्टिबाधित को कोई मतलब नहीं है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देना, किसी को अधिक समय नहीं देना है, चाहे वह कोई भी हो। किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाए, अलग अलग पढ़ा देना, ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाता है। जो दृष्टिबाधित है वह छू करके पढ़ेगा, और छूना को कहते हैं स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री अधिक उपयोग करे। सबसे बेटर आपका D पर जा रहा है, और जिन्होंने D किया उन सभी भाइयों का सही जाते हुए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी आकलन किया जाना चाहिए वह क्या है? तो कभी भी अगर आकलन करना है ना दोस्तों, याद रखिएगा, पाठ के अंत में गलत होगा, पाठ के शुरुआत में, आरंभ में गलत होगा। जब विद्यार्थी आकलन प्रस्तुत करे तब गलत होगा। देखिए आकलन, आप एक टीचर है ना, याद रखिए आकलन जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तब करते हैं। बोले तो शिक्षण अधिगम के दौरान कैसे पढ़ रहा है उसको देखना, इससे आकलन बेटर होता है। अगला है कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? बताएं।
किस साधन का चुनाव करिएगा? देखिए उसको लिखा है कि शीघ्र पुनर्वेशन देना, है ना, शीघ्र माने जल्दी से, तो अवलोकन से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जांच सूची के द्वारा ही शीघ्र पुनर्वेशन दे सकते हैं। यदि आप विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन कर रहे हैं ना, और उसको शीघ्र पुनर्वेशन देना है किसी के सामने, तो जांच सूची आपके पास रहेगा तो जल्दी होगा, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारा रहता है और उसका आकलन करना है। दोस्तों सुन लीजिए, यहाँ पे 50 विद्यार्थी बैठा है, उसका आकलन करना है, तो उसको जांच सूची दे करके आकलन करवा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन सीखने का आकलन का उद्देश्य है कि, देखिए सीखने का आकलन, दोस्तों मैं कभी भी एक ट्रिक बताता हूं, का आकलन रहे, मेरी बात सुनिएगा, का रहे तो ये ऑप्शन जाता है शिक्षक वाला ऑप्शन। जीवन में कभी गलती नहीं करिएगा अगर मेरे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो। के लिए रहे, सुनिए ये ट्रिक है, तो बच्चों का ऑप्शन सही जाएगा, बच्चा वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन में क्या कहा, सीखने का आकलन, तो शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करेगा। शिक्षक वाला ऑप्शन 100% सही जाता है, बाकी सारे ऑप्शन आपके विद्यार्थी वाले हैं, कभी नहीं करिएगा। का आकलन में शिक्षक का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में 1 to 5 के लिए निम्नलिखित में क्या स्तर होगा? देखिए 1 to 5 है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आरंभिक स्तर बोलेंगे, लेकिन माध्यमिक स्तर 1 to 5 में नहीं आता है, तो 6 to 8 हो गया, बुनियादी स्तर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर के दोनों एक ही हुआ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? बताइए, प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन बोलता है मानचित्र, मानचित्र प्रक्रिया है, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, यह भी प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत आता है, तथ्यों का अनुस्मरण करना, यह भी प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत आता है, लेकिन परिकल्पना की जांच करना ये आपका प्रक्रिया कौशल नहीं है। आप नोट कर सकते हैं, प्रक्रिया कौशल लिख करके मानचित्र बनाना, परिभाषित करना और अनुस्मरण करना, ये प्रक्रिया कौशल आता है। अगर आप इसको नोट नहीं करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, ये पेडागोजी नहीं है कि आप सोल्व कर लीजिएगा। तो परिकल्पना की जांच करना प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। आपका उत्तर सी गया। थीम पर्यावरण या मित्र के निम्नलिखित में कौन सा उप थीम है? बताए, पर्यावरण में कौन सा उप थीम बताइए, परिवार और मित्र में क्या होगा? काम और खेल, कार्य और खेल जो है वह उप थीम के अंतर्गत आता है। काफी लोगों का उत्तर बी पर गया है और सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? तो बताए कौन सा होगा, कौन सा प्रश्न पूछिएगा ऑप्शन के अनुसार। मृदा में प्याज बोने को लेकर फसल काटने तक के चरण को कैसे लिखे? सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करना है, जिसमें बच्चा कुछ सोचेगा ना, तब ना सृजनात्मक होगा। तो कहेगा प्याज बोने और काटने तक, कोई भी बता देगा ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे होता है, तो ये ऑप्शन हुआ नहीं, इसमें सृजनात्मकता का प्रोत्साहित नहीं होगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसी में ना बच्चा सोचेगा, यही ना भाई सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न है। इससे बेटर होगा क्या? आपको मैं डीएम बना देता हूं और मैं पूछूंगा आपसे कि अभी चुनाव जो हुआ है उसका काउंटिंग कराना है, आप कैसे कराएंगे शांतिपूर्वक? तो इस पर ना सोचा जाता है,
ठीक है, सोचने वाले ऑप्शन को करके आएंगे। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट है, उसके पहले मेरी बात सुन लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं और मैं टीचर हूँ। एक टीचर दूसरे टीचर का सपोर्ट करता है भाई, तो आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर करना है। और काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, विश्वास करिए, काफ़ी बेटर तरीका से बताऊंगा। जो भी पेडागोजी बताया हूँ अभी काफ़ी बेटर बताता हूँ और बताऊंगा आगे भी, और सक्रिय रूप से बताऊंगा, मज़ा आएगा। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सिखाने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। कैसे उत्तम आकलन होगा आप लोग बताएं। दोस्तों लिखा हुआ है क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा। एक क्रम निर्धारण मापनी ही गलत होता है। अनुभवात्मक में पेपर पेंसिल परीक्षण मैंने आपको बताया गलत जाता है। मौखिक परीक्षा क्यों मारेंगे भाई, जिसमें अनुभव और प्रकृति के द्वारा हो तो विश्वसनीय होना चाहिए। सबसे बेटर जाता है विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। तो दोस्तों आप लोग लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और मैं कहता हूँ पूरे एनर्जेटिक के साथ, पूरे एनर्जी के साथ इस वीडियो को मैं बनाया हूँ काफ़ी बेटर तरीका से, ताकि आप लोगों को है ना अंत समय में कभी भी नाराज ना हो, निराश ना हो, नेगेटिव कभी ना सोचे। कितने लोग सोचते हैं नेगेटिव बात सोचना नहीं है कि हम फेल करेंगे पास करेंगे। बस हमको ये सोचना है कि मैं एक ईमानदार टीचर हूँ और मैं एग्ज़ाम देने सीटेट का जा रहा हूँ ताकि बच्चों के कल्याण करूँगा, बच्चे के भविष्य का कल्याण करूँगा टीचर बन करके। पॉजिटिव सोचना है, समाज निर्माण करूँगा, ऐसे सोच करके जाना है कि मैं एक टीचर हूँ और बच्चों के प्रति कभी भी, बच्चों के प्रति जो भी ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन को करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।